हम अध्ययन करें वाई सीरीज सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम हल करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र जून 2012 का प्रीवियस पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस पेपर देखने के लिए तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन है ए जनपदीय हिंदुस्तानी, बी वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, सी कौरवी और डी रेखता। तो इसका सही आंसर होगा ए जनपदीय हिंदुस्तानी। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है। खड़ी बोली के लिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने वर्नाकुलर हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है? ऑप्शन है ए स्वर, बी व्यंजन, सी अयोगवाह और डी संयुक्ताक्षर। तो इसका सही आंसर होगा सी अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ न ही स्वर है और न ही व्यंजन में आते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा गया है। अ को अनुस्वार तथा अ को विसर्ग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौंचर्यू किसकी रचना है? ऑप्शन है ए अब्दुल रहमान, बी विद्यापति, सी स्वयंभू और डी चंद्रप्रदाय। तो इसका सही आंसर होगा सी स्वयंभू। पौंचर्यू रामकथा, ऋठिणेमीचर्यू, हरिवंश पुराण, कृष्ण कथा तथा स्वयंभू छंद जैनाचार्य स्वयंभू की रचना है। यह अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अब्दुल रहमान द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ है संदेश रासक, जिसकी रचना 12वीं सदी का उत्तरार्ध तथा 13वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला धर्मेत्तर रस ग्रंथ है। कौन सा? संदेश रासक। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह का वर्णन है। संदेश रासक एक खंड काव्य है, किसी मुसलमान द्वारा हिंदी में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ है। चंद्रदाई द्वारा लिखित एकमात्र रासो काव्य पृथ्वीराज रासो है। यह प्रबंध शैली तथा डिंगल भाषा में लिखा जाने वाला वीर तथा श्रृंगार काव्य है। चंद्रदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है तथा चंद्रदाई को 56 छंद का विशेषज्ञ माना गया है। विद्यापति संस्कृत, अवध तथा मैथिली में रचना करने वाले प्रथम कवि है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? ऑप्शन है ए अवधी, बी व्रज, सी मैथिली और डी बुंदेली। तो इसका सही आंसर होगा बी ब्रज भाषा। रामचरितमानस ब्रज भाषा कवितावली। रामचरितमानस जो है अवधी में, पार्वती मंगल अवधी में, जानकी मंगल भी अवधी, बर्वे रामायण अवधी, रामाज्ञा प्रश्न अवधी और रामलला नहछु अवधी, ये सभी जो है अवधी में। ब्रज भाषा में कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली और वैराग्य संदीप्ति। तुलसीदास द्वारा बाहु पीड़ा से पीड़ित होने पर लिखा जाने वाला काव्य हनुमान बाहुक कवितावली या कवितावली में ही रखा गया है। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ऑप्शन है ए सुमित्रानंदन पंत, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल और डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र, बी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है डॉक्टर नगेंद्र। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया, जयशंकर प्रसाद का कथन है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहां कभी उस अनंत और अज्ञात प्रियतम की आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। ये जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, डॉक्टर रामलला शर्मा। दोनों में अंतर याद रखिएगा। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है और रामलला शर्मा कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? ऑप्शन है ए कृष्ण बिहारी मिश्र, बी श्याम बिहारी मिश्र, सी गणेश बिहारी मिश्र और डी शुकदेव बिहारी मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा ए कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों जो है मिश्र बंधुओं में आते हैं। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी
मिश्र तीनों भाई थे जो कि मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ 1913 में प्रथम भाग और द्वितीय भाग 1934 में, हिंदी नवरत्न 1910 में, नेत्रोमिलन इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। जबकि कृष्ण बिहारी मिश्र इनमें शामिल नहीं है। कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना देव और बिहारी इनकी आलोचना कृति है। मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में तथा चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? ऑप्शन है ए गुरु के रूप में, बी प्रेमी के रूप में, सी सखा के रूप में और डी प्रेमिका के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा डी प्रेमिका के रूप में। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा में आराध्य या परमात्मा को प्रेमिका के रूप में देखा गया है, जबकि आराधक या आत्मा को प्रेमी के रूप में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्त्री तथा पुरुष को क्रमशः परमात्मा तथा आत्मा का प्रतीक माना है। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैसी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन है ए शमशेर बहादुर सिंह, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी मुक्तिबोध और डी प्रभाकर माचवे। तो इसका सही आंसर होगा ए शमशेर बहादुर सिंह। गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे तथा मुक्तिबोध तार सप्तक 1943 के कवि हैं, जबकि शमशेर बहादुर सिंह दूसरा सप्तक 1951 के कवि हैं। अगला प्रश्न है, श्रीपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ऑप्शन है ए विश्रामपुर का संत, बी राग दरबारी, सी आधा गांव और डी मैलांचल। तो इसका सही आंसर होगा बी राग दरबारी। विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। राग दरबारी 1968 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल का ही उपन्यास है, जिसमें श्रीपालगंज नामक गांव का वर्णन है। आधा गांव 1966 ईस्वी राही मासूम रजा का उपन्यास है, जिसमें गंगौली नामक गांव का चित्रण है। मैलांचल 1954 ईस्वी पूर्णिया या मेरीगंज नामक गांव का इसमें वर्णन है। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत है? ऑप्शन है ए सिमंगल सिंह सुमन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्त और डी जानकी वल्लभ शास्त्री। तो इसका सही आंसर होगा बी रामधारी सिंह दिनकर। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये जो है मैथिली शरण गुप्त का है, यह सोत्रा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए गीति नाट्य, बी नाटक, सी रूपक और डी प्रहसन। तो इसका सही आंसर होगा ए गीति नाट्य। अंधा युग 1955 में प्रकाशित धर्मवीर भारती की गीति नाट्य विधा की रचना है। इसे काव्य नाट्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? ऑप्शन है ए नामवर सिंह, बी रामविलास शर्मा, सी विजय मोहन सिंह और डी गोपाल राय। तो इसका सही आंसर होगा डी गोपाल राय। पंडित गौरीदत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी को गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित को माना जाता है। अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? ऑप्शन है ए निराला, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञे और डी धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर होगा सी अज्ञे। शिखर से सागर तक 1986 में प्रकाशित सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे से संबंधित जीवनी है और इसके जीवनीकार है राय कमल राय। निराला की साहित्य साधना 1969 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवनी है, जिसके जीवनीकार है रामविलास शर्मा। मुक्तिबोध की आत्मकथा 1984 में प्रकाशित मुक्तिबोध का जीवनी है, जिसके जीवनीकार है विष्णु चंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, रसगंगाधार के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए अभिनव गुप्त, बी दंडी, सी पंडित राज जगन्नाथ और डी विश्वनाथ। तो इसका सही आंसर होगा सी पंडित राज जगन्नाथ। रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का है, काव्यादर्श दंडी का, तंत्रालोक अभिनव गुप्त का और साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ का रचना है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? ऑप्शन है ए 10, बी 5, सी 3 और डी 7। तो इसका सही आंसर होगा ए 10। भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, कांति, मम्मट, भामा तथा आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या 3 मानी है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। अगला प्रश्न है, समालोचना दर्श के
शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर और डी रमेश कुंतल मेघ। तो इसका सही आंसर होगा सी जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचनादर्श 1897 ईस्वी नाम से पद्यात्मक अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम होगा बी इस्तवारदला लितृत्यो इंदुई हिंदुस्तानी। दो भाग में है, प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। गासादा तासी का है। शिव सिंह सरोज 1883 में प्रकाशित, शिव सिंह सिंगर का है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में प्रकाशित, जॉर्ज ग्रियर्सन का। मिस्र बंधु विनोद 1913 में प्रकाशित, मिस्र बंधु की रचना है। अगला है, नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम होगा ए ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रणादे द्वारा संस्थापित 1867 में इसका स्थापना वर्ष। आर्य समाज 1867 में ही दयाराम सरस्वती इसकी स्थापना किए और रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम होगा बी जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 ईस्वी, सुमित्रा नंदन पंत 1900 और महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी। ये सभी छायावादी रचनाकार है और ये चारों छायावाद के चार स्तंभ भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी युगवाणी 1939 में प्रकाशित, सुमित्रा नंदन पंत का कुकुरमुत्ता 1942 में प्रकाशित, निराला का हरी घास पर छड़बड़ 1949 में प्रकाशित, अज्ञे का गीत फरोश 1956 में प्रकाशित, भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य है। अगला प्रश्न है, निराला के उपन्यास का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए अप्सरा 1931 ईस्वी, अलका 1933 ईस्वी, निरूपमा 1936, प्रभावती 1936, चोटी की पकड़ और काले कारनामे 1950। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलन का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम होगा ए प्रगतिवाद 1936, प्रयोगवाद 1943, नई कविता 1954 और अकविता 1965। प्रगतिवाद के आंदोलन करता है मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीर। प्रयोगवाद के आंदोलन करता है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। नई कविता के जगदीश गुप्त और अकविता के श्याम परमार। जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम एंट्री पोएट्री या अकविता दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम होगा बी भरत मुनि 2वीं शताब्दी, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं और जगन्नाथ 17वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी, उषा प्रियमता का उपन्यास आपका बंटी 1971 ईस्वी, मनु भंडारी का चाक 1997 ईस्वी, मैत्रेयी पुष्पा का और आवा 1999 ईस्वी, चित्रा मुदगल का। आवा 1999 चित्रा मुदगल के उपन्यास के लिए 2003 में व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम होगा ए चंदायन 1379 ईस्वी, मुल्ला दाऊद का, मृगावती 1503 ईस्वी, कुतुबन का, पद्मावत 1540 ईस्वी, जायसी और मधुमालती 1645 ईस्वी, मंजन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। तो इसका सही मेल होगा राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद, भूगोल हस्तामलक, लक्ष्मी सागर वार्सडे, फोर्ट विलियम कॉलेज, मिस्र बंधु हिंदी नवरत्न, रामविलास शर्मा भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए, तो इसका सही मेल होगा ज्योतिश्वर ठाकुर, बड़ रत्नाकर, दामोदर भट्ट, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, नरपतिनाल विशलदेव रासो और रोड कवि राउल बेल। वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी, विशलदेव रासो 1155 ईस्वी, राउल बेल 10वीं सदी और कुमार रासो 9वीं सदी दलपत विजय का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा सुमित्रानंदन पंत ग्राम्या, घटानंद इस्कलता, केशवदास कविप्रिया और कुतुवन मृगावती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध, श्रीकांत वर्मा माया दर्पण, दिनकर परशुराम की प्रतीक्षा और केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं। अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी, माया दर्पण 1967 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी और अनामिका 1923 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा नागार्जुन युगधारा, नरेश मेहता संशय की एक रात, भवानी प्रसाद मिश्र सतपुरा के जंगल और केदारनाथ सिंह अकाल में सारस। आत्मजय जो है कुंवर नारायण का है। आत्मजय के लिए कुंवर नारायण को 1995 में ब्याह सम्मान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्य कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास, रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती और तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र। साहित्य लोचन 1922 ईस्वी, रश्मिमांसा 1949, ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी, तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी, वन तुलसी की गंध 2000 ईस्वी विवेकी राय का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा कृष्णा सोबती, कितने समय सरगम कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल विश्रामपुर का संत, राही मासूम रजा टोपी शुक्ला और कमलेश्वर कितने पाकिस्तान। 2000 ईस्वी कमलेश्वर का उपन्यासी, विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल का टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी, राही मासूम रजा का समय सरगम 2000 ईस्वी, कृष्णा सोबती, जुलूस 1965 ईस्वी, फणीश्वरनाथ रेडू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बुद्धू का कांटा, रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, यशपाल पर्दा, अमरकांत दोपहर का भोजन। बुद्धू का कांटा 1912 ईस्वी, 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी, पर्दा 1944 ईस्वी और एक और जिंदगी 1961 ईस्वी मोहन राकेश का है। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधान की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा निर्मल वर्मा लंदन की एक रात, मार्कंडे हंसाजाई अकेले, शिवमूर्ति कसाईवाड़ा, शेखर जोशी कोसी का घटवार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए, तो इसका सही मेल होगा ज्यों ज्यों निहारिये निरे वह नैनी, ये जो है मतिराम, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी भूषण,
नैन नचाई कहो मुस्काई, पद्माकर। और रावरे रूप की रीति, अनूप, घनानंद। अगला प्रश्न है गद्यांश पर आधारित। गद्यांश से प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। जिस रूप में वे उपलब्ध है उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी, किंतु जातीय भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी। संस्कृत के प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ, ऐसा विश्वास किया जाता रहा और इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए थे। किंतु अब यह धारणा कि हिंदी या बांग्ला आदि अपभ्रंश से निकली खंडित हो चुकी, किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक नैरत्र्य के लिए उनका अध्ययन आवश्यक है। अब इस पर आधारित प्रश्न संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? तो इसका सही आंसर होगा बी, सार्वदेशिक। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक नैरंत्र्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ब्रजभाषा का। अगला प्रश्न है जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा बी, बांग्ला। अगला प्रश्न है अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंक मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा डी, जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? तो इसका सही आंसर होगा ए, प्राकृत। अगला प्रश्न कथन पर आधारित है। प्रश्न है हिंदी में भक्तिधारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। दूसरा है यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। तो इसका सही कुट होगा डी, ए और बी दोनों आंशिक सही है। हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। भक्ति धारा के उदय का कोई निश्चित कारण नहीं था, अतः ए और आर दोनों आंशिक सही माने जाएंगे। अगला प्रश्न है विभाजन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। विभाव ही रस का हेतु है। तो इसका सही कुट होगा डी, ए और बी दोनों जो है आंशिक सही है। रस प्रक्रिया में विभाव का सुदृढ़ भूमिका होती है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सभी रस के कारण या उद्देश्य में सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। बी है छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। तो इसका सही कुट होगा सी, ए और बी दोनों आंशिक सही है। छायावाद और रहस्यवाद में अंशतः तात्विक भेद है। छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। अगला प्रश्न है नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। बी है नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। तो इसका सही कुट होगा सी, ए और बी दोनों आंशिक सही है। नई कविता के मनुष्य में आकांक्षा, पीड़ा, हताशा, निराशा तथा दुविधा से ग्रसित स्थिति का चित्रण मिलता है। नई कविता में व्यक्ति चेतना न होकर मैं या लघु मानव की भावना प्रबल है। अगला प्रश्न है स्थापना है शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहर व्यवस्था तक ही होती है। तर्क है भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। तो इसका सही कुट होगा ए, स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है कविवाणी के प्रसार से हम संसार के सुख, दुख, आनंद, क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थमुख रूप में अनुभव करते हैं। तर्क है इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता। तो इसका सही कुट होगा बी, स्थापना सही और तर्क गलत है, क्योंकि कविवाणी के प्रसार से हम संसार के सुख, दुख, आनंद, क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थमुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है। अगला प्रश्न है स्थापना है भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता। तर्क है समर्पण भक्ति का मूल है। तो इसका सही कुट होगा डी, स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला है स्थापना है प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। तर्क है प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। तो इसका सही कुट होगा ए,
स्थापना सही और तर्क गलत है, क्योंकि प्रिय के वियोग से जो करुणा उत्पन्न होती है वह प्रिय के सुख से नहीं बल्कि दुख का निश्चय करके होती है। अगला प्रश्न है, स्थापना है दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है। तर्क है दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचरण है। तो इसका सही कोट होगा बी, स्थापना सही और तर्क गलत है, क्योंकि सदा सत्य का आचरण करना ही सदाचरण है, न कि दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान की कालिमा को मिटाने के लिए या अपने को चरित्रवान सिद्ध करने का प्रयास करने के लिए सदाचारी व्यक्ति दुष्कर्म करेगा ही नहीं। अगला प्रश्न है, स्थापना है प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। तर्क है प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। तो इसका सही कुट होगा ए, स्थापना सही और तर्क गलत है, क्योंकि प्रेम व्यक्तिगत ना होकर जब सामाजिक हो जाता है तो वह भक्ति की श्रेणी में आता है। प्रेम सामाजिक भाव है। तो इसमें इतना ही था, आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।